दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सरहद से इस समय जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत ने केवल बयानबाजी और चेतावनियों तक सीमित रहने की नीति छोड़कर सीधे निर्णायक कार्रवाई का रास्ता अपना लिया है। नई प्रशासनिक सख्ती के बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। गांव-गांव में पहचान सत्यापन अभियान, संदिग्ध नेटवर्क्स पर छापेमारी, फर्जी दस्तावेज गिरोहों पर शिकंजा और सीमा पार से जुड़े कथित सिंडिकेट्स की आर्थिक सप्लाई लाइन काटने जैसी कार्रवाइयों ने माहौल पूरी तरह बदल दिया है। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में पहले रात के अंधेरे में अवैध गतिविधियां चलती थीं, वहां अब 24 घंटे निगरानी हो रही है। सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिक ड्रोन, हाईटेक कैमरे और इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है ताकि हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि वर्षों से सक्रिय कुछ नेटवर्क स्थानीय स्तर पर अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुके थे कि वे केवल अवैध घुसपैठ तक सीमित नहीं रहे, बल्कि फर्जी पहचान पत्र, जमीन खरीद फरोख्त, हवाला और संगठित अपराध के जरिए एक बड़ा समानांतर तंत्र तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। अब जब लगातार कार्रवाई हो रही है, तो इन नेटवर्क्स में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। राजनीतिक गलियारों में भी यह मुद्दा सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। समर्थक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक नैरेटिव कहकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर रहने वाले लोगों के बीच चर्चा कुछ और ही है। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्होंने वर्षों से सीमा पार से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को करीब से देखा है और अब पहली बार उन्हें लग रहा है कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में अचानक दस्तावेज जांच अभियान शुरू होने से हड़कंप मच गया। जिन लोगों ने फर्जी पहचान के सहारे सिस्टम में जगह बनाई थी, उनमें डर का माहौल दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक बंगाल की सीमा इस समय राष्ट्रीय बहस का सबसे बड़ा विषय बन चुकी है। कहा जा रहा है कि यह केवल एक राज्य का मामला नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा, संसाधनों और भविष्य की सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। इसी कारण केंद्र और सुरक्षा एजेंसियां अब इसे बेहद गंभीरता से देख रही हैं। सीमा पार बैठे उन तत्वों की चिंता भी बढ़ गई है जो वर्षों से भारत की खुली सीमाओं और राजनीतिक ढील का फायदा उठाने की कोशिश करते रहे हैं। खबरें तो यहां तक कह रही हैं कि कई संदिग्ध नेटवर्क्स ने अपने ऑपरेशन अस्थायी रूप से धीमे कर दिए हैं, क्योंकि लगातार हो रही कार्रवाई से उनके पकड़े जाने का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा संदेश भी दिया है कि अब भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि संभावित खतरों को पहले ही रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है। सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती मजबूत करने के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय भी पहले से ज्यादा बढ़ा है। जिन इलाकों को पहले संवेदनशील माना जाता था, वहां अब लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कई जगहों पर अवैध निर्माण और संदिग्ध संपत्तियों की जांच भी शुरू कर दी गई है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि कार्रवाई केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन सभी नेटवर्क्स तक पहुंचेगी जो अंदर बैठकर इस पूरे तंत्र को सपोर्ट करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह अभियान लंबे समय तक लगातार चला, तो इसका असर केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर दिखाई देगा। यही कारण है कि देश भर की निगाहें अब बंगाल की सीमाओं पर टिकी हुई हैं। हर नया अपडेट लोगों की उत्सुकता और बढ़ा रहा है। कहीं इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अभियान बताया जा रहा है, तो कहीं इसे आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक लड़ाई की शुरुआत माना जा रहा है। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि सीमा पर हालात पहले जैसे नहीं रहे और अब हर गतिविधि पर पहले से कहीं ज्यादा कड़ी नजर रखी जा रही है। सरहद से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट का माहौल है और अब जो खुलासा सामने आया है, उसने पूरे इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी है। भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, बल्कि घुसपैठियों को चुन चुनकर देश के बाहर निकालेंगे।
देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो या घुसपैठिए तय करेंगे। पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना है, घुसपैठियों से मुक्त करना है। दोस्तों, 20 मई को पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित शुभेंदु सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक ऐसा अभूतपूर्व और फौलादी फैसला लिया है जिसने भारत और बांग्लादेश की सरहद का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत अब बंगाल की धरती पर किसी भी अवैध घुसपैठिए के पकड़े जाने पर उसे अदालतों और कागजी मुकदमों के लंबे चक्करों में नहीं फंसाया जाएगा, बल्कि राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को साफ निर्देश दे दिया गया है कि इन्हें बिना 1 सेकंड की भी देरी किए सीधे बॉर्डर पर ले जाकर सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाए, ताकि उन्हें तुरंत वापस बांग्लादेश की सीमा के बाहर भेजा जा सके। लेकिन असली सस्पेंस और चौंकाने वाली खबर तो इस फैसले के ठीक बाद अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से निकलकर सामने आ रही है, जिसने पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। रक्षा और कूटनीतिक गलियारों से मिल रही बेहद पुख्ता और सनसनीखेज खबरों के अनुसार भारत विरोधी रुख अपनाए बैठी सीमा पार की नई हुकूमत ने पिछले 53 सालों का इतिहास बदलते हुए अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भारत के मसूरी भेजने के बजाय सीधे पाकिस्तान के लाहौर भेज दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भी चीन के साथ मिलकर बनाया हुआ अपना घातक लड़ाकू विमान यानी J-17 थंडर का एडवांस्ड सिमुलेटर पड़ोसी देश को सौंप दिया है, ताकि उनके पायलटों को भारत के खिलाफ रणनीतिक मोर्चेबंदी के लिए तैयार किया जा सके। इस बेहद शत्रुतापूर्ण घेराबंदी के बाद सरहद पर दोनों देशों के बीच भारी सामरिक तनाव देखा जा सकता है। कल तक जो विदेशी तत्व और सीमा पार के कट्टरपंथी भारत के आंतरिक प्रशासनिक फैसलों को लेकर हमारे देश को कोस रहे थे, आज गृह मंत्री अमित शाह के गुप्त और कड़े आदेश ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी है। अमित शाह ने साफ शब्दों में अपनी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दे दिया है कि अब समस्या को सिर्फ नियंत्रित रखना हमारी नीति नहीं हो सकती, बल्कि समस्या को जड़ समेत समाप्त करना ही असली सुरक्षा दृष्टिकोण है। अब पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगा है कि आखिर वहां के चरमपंथी तत्व बंगाल में राष्ट्रभक्त सरकार बनने से इतने ज्यादा खौफजदा और परेशान क्यों थे। उन्हें इस बात का अंदेशा बहुत पहले से था कि जैसे ही बंगाल की सत्ता में देशभक्त ताकतों की वापसी होगी, वैसे ही ना सिर्फ अवैध घुसपैठियों के डंकी रूट्स बंद होंगे, बल्कि सरहद पर भी भारत डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की एक ऐसी आक्रामक नीति अपनाएगा जो सीधे उनके मंसूबों को समाप्त कर देगी। आखिर बिना कोर्ट कचहरी के सीधे बॉर्डर से बाहर करने का वह कौन सा नया कानून है पिछले कुछ वर्षों में भारत की सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक प्रशासन को लेकर देश के भीतर और बाहर लगातार बहस होती रही है। खासकर पूर्वी सीमाओं से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे सामने आते रहे हैं। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सुरक्षा नीति केवल भावनाओं या राजनीतिक नारों से नहीं चलती, बल्कि संविधान, कानून और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आधार पर संचालित होती है। हाल के समय में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार की ओर से सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, अवैध घुसपैठ रोकने, फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्ती दिखाने के कई संकेत जरूर मिले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह गुप्त आदेश, तुरंत डिपोर्ट, बिना कोर्ट कचहरी सीधी कार्रवाई या नया कानून जैसे दावे किए जाते हैं, उनके बारे में तथ्यात्मक समझ रखना जरूरी है। भारत में किसी भी विदेशी नागरिक को देश से बाहर भेजने यानी डिपोर्ट करने की प्रक्रिया मुख्य रूप से विदेशी अधिनियम, फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है या उसके पास वैध दस्तावेज नहीं पाए जाते, तो प्रशासन जांच, पहचान सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया के बाद कार्रवाई कर सकता है। हालांकि बिना किसी प्रक्रिया के तुरंत सीमा पार भेज देना जैसी बातें अधिकतर राजनीतिक भाषणों या वायरल कंटेंट में बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं। वास्तविकता यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक कार्रवाई को कानूनी ढांचे के भीतर ही करना पड़ता है। फिर भी यह सच है कि भारत सरकार ने पिछले वर्षों में सीमा सुरक्षा को पहले की तुलना में कहीं अधिक तकनीकी और आक्रामक तरीके से मजबूत किया है। सीमा सुरक्षा बल, डिजिटल निगरानी, स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन सर्विलांस, बायोमेट्रिक पहचान
और फर्जी दस्तावेज गिरोहों पर लगातार कार्रवाई इसी रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। पूर्वी सीमाओं पर लंबे समय से अवैध आवागमन, तस्करी, मानव तस्करी और नकली पहचान पत्रों के नेटवर्क की चर्चा होती रही है। यही कारण है कि कई राजनीतिक दल और सुरक्षा विशेषज्ञ सीमा प्रबंधन को राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जोड़कर देखते हैं। बंगाल की राजनीति में भी यह मुद्दा लंबे समय से प्रमुख चुनावी विषय बना हुआ है। एक पक्ष का कहना है कि अवैध घुसपैठ से जनसंख्या संतुलन, संसाधनों और सुरक्षा पर असर पड़ता है, जबकि दूसरा पक्ष इस मुद्दे के राजनीतिक इस्तेमाल और समुदाय विशेष को निशाना बनाने की बात उठाता है। इसी कारण यह विषय केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र भी बन चुका है। कई बार सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ऐसे वीडियो वायरल किए जाते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट जैसी कोई नई नीति लागू कर दी है। वास्तविकता में सरकारें समय समय पर अवैध प्रवासियों की पहचान, फर्जी दस्तावेज रद्द करने और कानूनी रूप से निर्वासन की कार्रवाई करती रही हैं, लेकिन इसे किसी नए जादुई कानून के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। भारत में नागरिकता और विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों को लेकर न्यायपालिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कई मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासनिक कार्रवाइयों की समीक्षा की है। इसलिए यह कहना कि कोर्ट कचहरी का कोई रोल नहीं रहेगा, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना जा सकता। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि वर्तमान दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार पहले की तुलना में कहीं अधिक कठोर दिखाई देती है। सीमा पार से आतंकवाद, कट्टरपंथ, नकली मुद्रा, साइबर नेटवर्क और अवैध घुसपैठ को अब केवल स्थानीय समस्या नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती माना जा रहा है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने, राज्यों के साथ डेटा साझा करने और संदिग्ध नेटवर्क की निगरानी को तेज करने पर जोर दिया है। कई राज्यों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और अवैध पहचान पत्र बनाने वाले गिरोहों पर कार्रवाई भी की है। सरकार का तर्क है कि जब तक फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क समाप्त नहीं होगा, तब तक अवैध घुसपैठ को पूरी तरह नियंत्रित करना मुश्किल रहेगा। बंगाल और पूर्वोत्तर भारत का भौगोलिक स्वरूप भी इस चुनौती को जटिल बनाता है। लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नदी क्षेत्र, ग्रामीण इलाके और स्थानीय स्तर पर मौजूद तस्करी नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती माने जाते हैं। यही कारण है कि सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग और हाईटेक निगरानी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। कई रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि सीमा चौकियों पर फेस रिकॉग्निशन, डिजिटल रिकॉर्ड और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है। सरकार की रणनीति केवल बॉर्डर पर सैनिक बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि डेटा आधारित निगरानी और पहचान तंत्र को मजबूत करना भी इसका हिस्सा है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा लगातार गर्म रहता है। राष्ट्रवाद और सुरक्षा के सवाल पर सख्त रुख अपनाने वाली राजनीति को जनता का एक बड़ा वर्ग समर्थन देता है। दूसरी ओर विपक्षी दल यह आरोप लगाते हैं कि अवैध घुसपैठ का मुद्दा कई बार चुनावी ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक बहसों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की सुरक्षा नीति का अंतिम उद्देश्य सीमाओं की रक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना और देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। जहां तक नए कानून की बात है, तो अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक कानून घोषित नहीं किया गया है जिसमें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीधे सीमा पार भेजने की सार्वभौमिक शक्ति दी गई हो। हाँ, मौजूदा कानूनों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अवैध विदेशी पाया जाता है और उसके दस्तावेज अमान्य साबित होते हैं, तो प्रशासन उसे हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद डिपोर्ट कर सकता है। कई मामलों में विदेशी न्यायाधिकरण, स्थानीय प्रशासन और न्यायालयों की भूमिका भी होती है। इसलिए वायरल वीडियो या अतिरंजित राजनीतिक दावों को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। फिर भी यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत सीमा सुरक्षा को लेकर और अधिक तकनीकी तथा सख्त दृष्टिकोण अपनाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अब केवल युद्ध या आतंकवाद तक सीमित विषय नहीं रह गई है। अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान, साइबर नेटवर्क और संगठित अपराध भी सुरक्षा नीति के बड़े हिस्से बन चुके हैं। सरकार की कोशिश यही दिखाई देती है कि सीमा प्रबंधन को आधुनिक तकनीक,
तेज डेटा प्रोसेसिंग और बहु एजेंसी समन्वय के जरिए मजबूत किया जाए। आज के डिजिटल दौर में किसी भी मुद्दे पर सनसनीखेज दावे बहुत तेजी से वायरल हो जाते हैं, इसलिए नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे आधिकारिक जानकारी, सरकारी अधिसूचनाओं और विश्वसनीय समाचार स्रोतों के आधार पर ही राय बनाएं। लोकतंत्र में सुरक्षा और मानवाधिकार दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी भी कार्रवाई को प्रभावी होने के साथ साथ संवैधानिक और कानूनी कसौटी पर भी खरा उतरना पड़ता है। यही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसने घुसपैठियों के पैरोकारों की बोलती बंद कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह के उस विशेष डेमोग्राफी मिशन में ऐसा क्या है जिसने सीमा पार के सिंडिकेट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हमेशा के लिए अलग करने का दावा करने वाले शजील इमाम की साजिश को भारतीय सेना ने कैसे हमेशा के लिए दफन कर दिया है? आज की इस बेहद खोजी और राष्ट्रहित से जुड़ी विशेष रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की उन जमीनी और सामरिक सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, भारत माता की अखंडता, हमारी सीमाओं की रक्षा और दिन रात सरहद पर मुस्तैद हमारे वीर जवानों के साहस के सम्मान में इस वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप भी इस महाकार्यवाही का दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा। चलिए इस बड़े कूटनीतिक और सैन्य खुलासे की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल के उस प्रशासनिक गलियारे की तरफ चलना होगा जहां से जारी हुए पत्र ने सरहद पार बैठे सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सीधे आदेश को हल्के में लेने की भूल देश के दुश्मन भी नहीं कर रहे। अब तक का पुराना ढर्रा यह था कि जब भी बंगाल के किसी हिस्से जैसे हावड़ा स्टेशन, सियालदा या सीमावर्ती जिलों में कोई अवैध घुसपैठिया पकड़ा जाता था तो स्थानीय पुलिस उसे विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करती थी। इसके बाद महीनों और सालों तक अदालतों में मुकदमा चलता था। इस लंबी कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर घुसपैठियों के आका और स्थानीय दलाल उनके फर्जी कागजात जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड तक बनवाने का समय पा जाते थे। नतीजा ये होता था कि कानूनी दांव पेंच के सहारे वे यहीं बस जाते थे और उन्हें कभी वापस नहीं भेजा जा पा रहा था। लेकिन 20 मई से लागू हुए इस नए नियम ने इस पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस या रेलवे सुरक्षा बल जैसे ही किसी संदिग्ध को हिरासत में लेगी, उसकी नागरिकता की प्राथमिक जांच के तुरंत बाद उसे किसी कोर्ट रूम में ले जाने के बजाय सीधे बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के पास अब यह अधिकार होगा कि वह फ्लैग मीटिंग के जरिए या चिन्हित रास्तों से उस घुसपैठिए को तुरंत सीमा पार धकेल दें। यह प्रक्रिया इतनी तेज होगी कि किसी भी सिंडिकेट या स्थानीय नेता को बीच में दखल देने और कागजी हेरफेर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इस पूरे महाअभियान की पारदर्शिता बनाए रखने और राज्य मशीनरी की जवाबदेही तय करने के लिए एक बेहद कड़ा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। अब राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर हफ्ते पूरे राज्य से ऐसे पकड़े गए और सीमा पार भेजे गए अवैध प्रवासियों की विस्तृत साप्ताहिक रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। इस सीधी निगरानी का असर यह हुआ है कि जो स्थानीय पुलिस बल पहले राजनीतिक दबाव के कारण अवैध बस्तियों पर कार्रवाई करने से कतराता था, वह अब खुद ही जड़ों और संदिग्ध पक्षों की तलाश में दिन रात सतर्क कर रहा है। पश्चिम बंगाल की सीमा से इस वक्त जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे देश की राजनीति, सुरक्षा एजेंसियों और सीमा पार बैठे घुसपैठिया नेटवर्क की नींद उड़ा दी है। राज्य की नई व्यवस्था के तहत अब अवैध घुसपैठ और संदिग्ध नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसे सीधे जमीनी स्तर पर युद्ध स्तर की कार्रवाई में बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश देते हुए राज्य प्रशासन, पुलिस विभाग और सुरक्षा एजेंसियों को यह संकेत दे दिया है कि अब बंगाल की धरती को किसी भी हालत में अवैध गतिविधियों का सुरक्षित अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। सरकार की नई रणनीति ने उन तमाम सिंडिकेटों, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोहों और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नेटवर्कों में भारी बेचैनी पैदा कर दी है, जो वर्षों से सीमावर्ती इलाकों में अपनी जड़ें जमाकर बैठे थे।
अब स्थिति यह है कि जैसे ही किसी संदिग्ध व्यक्ति को रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सीमावर्ती गांवों या शहरों में हिरासत में लिया जाएगा, उसकी प्राथमिक नागरिकता जांच तुरंत शुरू कर दी जाएगी और यदि वह अवैध रूप से सीमा पार करके आया पाया गया तो उसे लंबे कानूनी चक्र में घुमाने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को तोड़ना है जिसके सहारे अवैध घुसपैठ वर्षों से लगातार जारी रही। सबसे बड़ा बदलाव इस बात को लेकर किया गया है कि अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की गति को अत्यधिक तेज बनाया जा रहा है। पहले अक्सर ऐसा देखा जाता था कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने के बाद मामला महीनों तक कागजों और फाइलों में उलझा रहता था। इस दौरान कई बार राजनीतिक दबाव, स्थानीय प्रभाव या फर्जी दस्तावेजों के जरिए मामलों को कमजोर कर दिया जाता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री कार्यालय ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे ही पुलिस या रेलवे सुरक्षा बल किसी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ेंगे, उसके दस्तावेजों की प्राथमिक जांच होगी और उसके बाद मामला सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल को यह अधिकार दिया गया है कि वह फ्लैग मीटिंग, चिन्हित रूटों और निर्धारित प्रक्रियाओं के जरिए तत्काल सीमा पार कार्रवाई कर सके। इस फैसले ने उन नेटवर्कों में हड़कंप मचा दिया है जो पहले कानूनी प्रक्रिया की लंबाई का फायदा उठाकर अपने लोगों को बचा लिया करते थे। अब उन्हें समझ आ चुका है कि राज्य सरकार की नीति केवल चेतावनी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि परिणाम दिखाने की दिशा में बढ़ चुकी है। सरकार ने इस पूरे अभियान को केवल सुरक्षा कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही के सबसे बड़े मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। राज्य के पुलिस महानिदेशक को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे हर सप्ताह विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि कितने संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, कितनों की नागरिकता जांच हुई, कितनों को सीमा सुरक्षा बल को सौंपा गया और किन इलाकों में सबसे अधिक अवैध गतिविधियां सामने आईं। इस सीधे निगरानी तंत्र का असर यह हुआ है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल अब पहले की तरह ढीला रवैया अपनाने की स्थिति में नहीं है। अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसके लिए सीधे जवाबदेही तय होगी। यही कारण है कि अब सीमावर्ती जिलों में पुलिस की सक्रियता अचानक कई गुना बढ़ गई है। रात के समय गश्त बढ़ा दी गई है, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर निगरानी तेज कर दी गई है और उन इलाकों की सूची तैयार की जा रही है जहां अवैध बस्तियों या संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें लंबे समय से मिलती रही हैं। इस पूरी कार्रवाई का एक बड़ा असर स्थानीय राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है। जिन नेताओं पर वर्षों से अवैध घुसपैठ को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे, वे अब खुलकर बयान देने से बच रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि कई जिलों में ऐसे नेटवर्क सक्रिय थे जो सीमा पार से आने वाले लोगों को फर्जी पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी तक उपलब्ध करवाने में मदद करते थे। लेकिन अब जब राज्य स्तर पर सीधे निगरानी शुरू हो गई है, तो इन नेटवर्कों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि यह केवल सीमाओं की सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना की रक्षा का विषय है। अधिकारियों का कहना है कि यदि अवैध घुसपैठ को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका सीधा असर रोजगार, संसाधनों और कानून व्यवस्था पर पड़ेगा। यही कारण है कि अब इस अभियान को केवल पुलिस ऑपरेशन नहीं, बल्कि राज्यव्यापी सुरक्षा मिशन का रूप दिया जा रहा है। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और कानूनी दायरे में होनी चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया है कि किसी भी कार्रवाई से पहले प्राथमिक सत्यापन और दस्तावेज जांच की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही प्रशासन यह भी स्पष्ट कर चुका है कि जो लोग अवैध रूप से सीमा पार करके राज्य में दाखिल हुए हैं, उनके खिलाफ अब किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। यही वजह है कि सीमा से जुड़े इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां पहले से कहीं अधिक तेज नजर आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरी रणनीति के पीछे केवल सुरक्षा का मुद्दा ही नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपनी सरकार को
कानून व्यवस्था और कठोर प्रशासन की पहचान देना चाहते हैं। वे यह दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार फैसले लेने से पीछे हटने वाली नहीं है। यही कारण है कि इस अभियान को बेहद आक्रामक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार के करीबी सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में सीमावर्ती जिलों में और भी बड़े स्तर पर अभियान चलाए जा सकते हैं, जिनमें अवैध बस्तियों की पहचान, फर्जी दस्तावेज, नेटवर्क पर कार्रवाई और संदिग्ध गतिविधियों की डिजिटल निगरानी शामिल हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस को तेज कर दिया है। कई लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ विपक्षी दलों ने मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह संवैधानिक दायरे में है और किसी भी निर्दोष नागरिक को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है। सरकार का दावा है कि यह अभियान केवल उन लोगों के खिलाफ है जो अवैध रूप से सीमा पार करके राज्य में प्रवेश कर रहे हैं और जिनकी गतिविधियां सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। फिलहाल बंगाल की सीमा पर जो माहौल बना हुआ है, उसने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और सुरक्षा नीति दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से कहीं अधिक सतर्क दिखाई दे रही हैं। प्रशासनिक मशीनरी लगातार सक्रिय मोड में है और मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे निगरानी होने के कारण अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ गया है। यही वजह है कि अब सीमावर्ती इलाकों में हर छोटी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सरकार इस अभियान को राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती की सबसे बड़ी मिसाल के रूप में पेश करने की तैयारी में है। आने वाले समय में यह अभियान किस दिशा में जाता है और इसका राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभाव कितना व्यापक होता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। यहां पर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सामरिक पहलू सामने आता है, जिसे लेकर अक्सर भ्रम फैलाया जाता है। भारत सरकार ने इस नीति में पूरी तरह से मानवीय और कानूनी संतुलन बनाए रखा है। इस आदेश में स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि यह सख्त कार्रवाई देश के नागरिकता संशोधन कानून यानी चाह के पक्षों को ठेस नहीं पहुंचाएगी। अगर पकड़ा गया कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आया हुआ ऐसा पीड़ित अल्पसंख्यक है, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई, जो वहां धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण लेने आया है और वहां नागरिकता कानून के तहत योग्यता रखता है, तो उसे इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया है, क्योंकि भारत का कानून यह मानता है कि यह शरणार्थी हैं, घुसपैठिए नहीं। यह फौलादी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उन अवैध आर्थिक प्रवासियों और संदिग्ध तत्वों पर की जा रही है जो किसी एजेंडे के तहत सीमा लांघकर भारत की आंतरिक सुरक्षा और जनसंख्यिकी को नुकसान पहुंचाने आए हैं। कई विश्लेषक यह सवाल उठा रहे थे कि आखिर राज्य सरकार को रातों रात इतनी बड़ी शक्ति कहां से मिल गई कि वह अदालती प्रक्रिया के बिना ही सीधे डिपोर्टेशन का आदेश दे दे। तो इसका जवाब है देश की संसद द्वारा पारित किया गया एक बेहद शक्तिशाली और आधुनिक कानून, माइग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। दरअसल पुराने कानूनों में आज के समय की कूटनीतिक और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के कड़े प्रावधान नहीं थे। नए माइग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों और प्रशासन को यह विशेष अधिकार दिए हैं कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में त्वरित कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। यही वजह है कि 20 मई को जैसे ही यह कानून बंगाल की धरती पर पूरी ताकत के साथ लागू हुआ, वैसे ही सीमा पर बैठे उन आकाओं की सांसें अटक गईं जो भारत के भीतर स्लीपर सेल्स और अवैध बस्तियों का साम्राज्य फैला रहे थे। दोस्तों, इस महाकार्यवाही की असली पटकथा दिल्ली के गृह मंत्रालय में लिखी जा चुकी थी, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्र के नाम एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि दशकों पुरानी समस्याओं को सिर्फ नियंत्रित रखना या संभाल कर रखना हमारी सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता, बल्कि समस्या को जड़ समेत समाप्त करना ही असली सुरक्षा दृष्टिकोण है। इसी दृढ़ संकल्प का नतीजा है कि जिस तरह देश को आंतरिक रूप से पूरी तरह नक्सल मुक्त किया गया, ठीक उसी आक्रामक नीति के साथ अब इस देश से अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने का रास्ता साफ कर दिया गया है। इस रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक मिशन की शुरुआत की गई है, जिसे हाई पावर डेमोग्राफी मिशन कहा जा रहा है।
कुछ ही दिनों में इसके आधिकारिक चार्टर की घोषणा भी हो जाएगी। इस मिशन का मुख्य काम उन संवेदनशील और सीमावर्ती पॉइंट्स को चिन्हित करना है जहां सोची समझी साजिश के तहत जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यह मिशन सीधे तौर पर सीमा सुरक्षा बल को वह खुफिया डाटा और सामरिक ताकत मुहैया कराएगा जिसके दम पर सीमा इलाकों की सुरक्षा को हमेशा के लिए अभेद्य बनाया जा सके। अमित शाह ने इस बात को भी रेखांकित किया कि अब त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल तीनों ही सीमावर्ती राज्यों में ऐसी सरकारें मौजूद हैं जो नीतिगत रूप से यह मानती हैं कि देश की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और घुसपैठ को हर कीमत पर रोका जाएगा। इसी तालमेल के कारण अब एक ऐसा मजबूत सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जा रहा है जिसमें सीमा सुरक्षा बल का संवाद सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रहेगा। अब सुरक्षा बलों का सीधा संपर्क गांव के पटवारी, स्थानीय थाने के इंचार्ज, जिले के कलेक्टर और एसपी से लगातार बना रहेगा ताकि सरहद के भीतर छिपे किसी भी संदिग्ध और उसके नए रूटों को तुरंत ट्रैक करके ध्वस्त किया जा सके।